राजपथ टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हरिकेश कुमार सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय जी। उनसे बातें करते हैं थोड़ा। एक कार्यक्रम के तहत वो आए हुए हैं और जानते हैं कि उस कार्यक्रम में उन्होंने क्या पाया। नीरज जी, जो इस कार्यक्रम में आप मौजूद हुए हैं AIPA आईपा, इसकी बेसिक अवधारणा से आप सहमत हैं? देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दा है प्रगतिशील राजनीति। अब इस मुद्दे पे हमको बुलाया भी गया था प्रेम कुमार जी के द्वारा, मैं आया भी। मुद्दा तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सोच तो बहुत बेहतरीन होती है, पहल कितना अच्छा होता है। तो फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत है और फाउंडेशन धीरे धीरे आएगा ही। क्यों आएगा उसका भी वजह है। जिस तरह से आप देखते हैं कि पुरानी फिल्मों में या अब के फिल्मों में खल पात्र हमेशा बदलते रहते हैं, उस तरह से जिस हिसाब से जब ज़रूरत होती है लोगों का चाल चरित्र चेहरा बदलता गया है। लेकिन आज वास्तविकता ये है कि आज की राजनीति मूलतः भारत की राजनीति होनी चाहिए। भारत के गांव, कृषि गांव और किसान की राजनीति होनी चाहिए, रोजगार की राजनीति होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की राजनीति होनी चाहिए और एक मजबूत शिक्षा पद्धति की राजनीति होनी चाहिए। तो इस जो कार्यक्रम में हम आए थे, यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में एक बेहतर फाउंडेशन तैयार करके देगा। तृणमूल कांग्रेस जो है पश्चिम बंगाल में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करके जीत ली। जितनी बातें आपने कही कि स्त्रियों की सुरक्षा और तमाम जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ति के लिए जिस तरीके के फाउंडेशन की व्यवस्था है, तृणमूल कांग्रेस उसमें सफल है क्या पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल सफल है और मैं आपको गिना भी दे रहा हूं। अगर तृणमूल कांग्रेस सफल नहीं होती तो आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही बंगाल का चुनाव बीता है और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कि भाजपा के जादूगर कहे जाते हैं, वहां पर जाकर अपना पूरा नर्तक दिखाए हैं। उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने मुझे वहां पर अपना जनादेश दिया। क्यों दिया? बंगाल देश का पहला प्रदेश है जहां पर की चलने वाली योजनाएं पूरे लोगों के लिए चलाई जाती है। महिला सशक्तिकरण सुरक्षा में बंगाल नंबर 1 है। रही बात उत्तर प्रदेश में, तो NCB की रिपोर्ट 19-20 के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर महिलाओं पे अत्याचार और जो भी ज़बरदस्ती की बात है 21% कम हुई है और वही उत्तर प्रदेश में 56% ऊपर हुआ है। शिक्षा की बात, बंगाल देश का पहला प्रदेश है कि 12वीं तक की शिक्षा लड़कियों को फ्री ऑफ कास्ट देता है, ड्रेस भी देता है। बंगाल देश का पहला प्रदेश है कि जो इनकी जो चल रही है योजना किसान सम्मान निधि, बंगाल की योजना चलती है हमारे यहाँ कृषक बंधु, उस योजना का नकल है। हम वहाँ बंगाल में 72 लाख परिवारों को देते हैं और यहाँ पर ये 14.5 करोड़ इनके ही सर्वे के हिसाब से किसान हैं। तो ये कभी कितना देते हैं, कभी 60,000 करोड़ का बजट देते हैं, लगभग चाहिए 90,000 करोड़, इस बार 38,000 करोड़। तो इनका पैमाना ही गलत है। देखिए, आंकड़ों में तो सारी सरकारें उलझी हुई हैं। मैं एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी खुद हो या फिर केंद्र सरकार हो, यहाँ तक कि योगी सरकार भी, आंकड़ों में सारी सरकारें उलझी हुई हैं। आंकड़ों में मत उलझाइए, स्पष्ट बताइएगा। जीत के बाद जो हिंसा हुई उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री देश में नहीं, हाँ, सुन लीजिए ना, देश के प्रधानमंत्री की है। आपको भी पत्रकार हैं, आपको भी जानकारी है इस चीज़ की, संविधान की, कि जिस दिन से अधिसूचना लगती है और सरकार के गठन तक की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रदेश की सुरक्षा की, वहाँ की कानून व्यवस्था की राज्यपाल की होती है और चुनाव आयोग की होती है। अगर 2 मई से लेकर 5 मई तक यह हुआ है तो केंद्र की सरकार चुप क्यों रही भाई? रोज राजनीतिक प्रोपेगेंडा तैयार करने की आवश्यकता क्या है? उसको एक्शन लेना चाहिए। आप 2017 से लेकर आज तक पूरा बंगाल का चुनाव बीता, क्या कभी लगभग 1.5 दर्जन प्रदेशों में भाजपा की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है? एक ऐसी योजना बता दीजिए जिसकी योजना पर जाकर ये लोग वहाँ पे चर्चा किए हों। अगर एक हमसे बेहतर योजना इनकी चलती तो हम बंगाल हार गए होते। लेकिन ये आरोप जीवी हैं, दूसरों को कहना और इनसे सवाल कर दीजिए तो मुँह में दही जमा के बैठे ही जाते हैं। आंकड़ों के खेल हम नहीं खेलते, आंकड़ों का खेल वर्तमान की सरकार खेलती है। जब पूछते हैं तो पिछली सरकार पर जाती है। इनसे अगर बोलते हैं तो आप तो देख ही रहे हैं, नाना प्रकार की यातनाएं आप खुद पत्रकार होकर झेल रहे हैं। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इतना दुर्दिन का शिकार है तो आप समझिए ना कि देश के अन्य तंत्र कैसे होंगे। एक बात और बताइएगा, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उसमें ऐसा भी माना जा रहा था कि किसानों का भी रोल था, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहे थे। किसानों के आंदोलन के बाद लोग वहाँ पहुँचे भी थे और आंदोलन रद्द भी हुए थे। क्या ये पोजीशन या ये स्थिति उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है आपको? देखिए, भारत गाँवों का देश है
अब हिंदुस्तान में 5,38,688 गांव हैं, तो गांव का रोल तो बहुतायत संख्या में रहेगा, क्योंकि 5,000 ही टाउन शहर कस्बे ये हैं यहाँ पर। तो जब पीठ पे आप लात मार लीजिए चलेगा, लेकिन पेट पे जब लात मारेंगे ना तो इसका बड़ा रोल निभाने में आएगा। ये क्या करते हैं, यह शुरू से इनका इतिहास रहा है। उठाकर देखिए ना, जिस इनके अनुसांगिक संगठन है, कोई एक ऐसा कर्मठी संगठन बताइए कि जो कि अपने करके अपने मेहनत से पैदा किया हुआ चीज़ खाते हो। नहीं, परजीवी पैरासाइट्स की तरह दूसरों के यहाँ खाते हैं, इमोशन लेस होते हैं। तो इमोशन लेस कभी किसान की व्यथा को समझ ही नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों पे किसान, हमारे यहाँ 72 लाख परिवार हैं किसानों के बंगाल में, पूरे देश का अगर निकाला जाए तो क्यों नहीं किसान इफेक्ट डालेगा। भाई हमारा मतदाता वही है, अर्थव्यवस्था की नींव वही है। अच्छा ये बताइए, जब देश आज़ाद हुआ तो कृषि का हमारे जीडीपी में भूमिका होती थी 70%। धीरे धीरे आते आते देखिए 5% से भी नीचे आ गया, लगभग आ गया है। तो अब इसकी जिम्मेदार कौन है। जब चुनाव से पहले ये लोग क्या बोलते हैं, कोई भी सरकार रही हो सेंट्रल की, कि हम किसानों का भला कर देंगे, क्योंकि सबको पता है कि किसान और कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि अनगिनत रोजगार है। उसमें रोजगार का कोई अंत ही नहीं है कि हम 5 लाख देंगे कि 10 लाख देंगे, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसमें उनको इनकम नहीं होगा। देखिए भारत एक भावनात्मक देश है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी भारत एक सांस्कृतिक और सभ्यताओं से परिपूर्ण देश भी है। तो संस्कृति के आधार पर ही तो केदारनाथ और राम जी का उद्धार किया जा रहा है, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ओहो, ये भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सन 91 से लेकर अब तक राम के नाम को बेचने का कारोबार करती रही और राजनीति करती रही। साबित करता हूँ, 2014 में मैनिफेस्टो में भगवान राम थे, 2019 मैनिफेस्टो में भगवान राम कोर्ट में चले गए। ज्यों ही भगवान राम का निर्णय होता है, सभी समुदाय सभी धर्म उसको मान लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कॉपीराइट नहीं है भगवान राम। और भाषा और धर्म के हिसाब से हिंदुस्तान को एक नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, सुन लीजिए। अवध के क्षेत्र के लोग राम को मानते हैं अगर, तो वृंदावन में राधा और कृष्ण को मानते हैं, बनारस में महादेव को माना जाता है, और साउथ में जाइए तो भगवान मुरुगन को माना जाता है। और ये लोग, ढोंग करने वाले लोग, काली संतोषी और दुर्गा की धरती को भगवान राम के बारे में बताने का कितना घोर अपराध कर रहे हैं। कलकत्ता और बंगाल, काली संतोषी और दुर्गा। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मुद्दा अब मथुरा और काशी भी है। ओहो, मथुरा और काशी है तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जो है ना, कभी भावनाओं में बहती है, कभी इमोशन में चलती है, लेकिन जब ये धक्का देती है ना, तब उसका उठा कर देखिए ना इतिहास। राम के नाम को बेचने की ज़रूरत क्या थी, रोजगार आप देना चाहिए था। यहाँ महिला सशक्त, इनके शासन में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है। उस काल का याद आ गया जब महाभारत काल में धृतराष्ट्र के दरबार में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे प्रचंड विद्वान और बलिष्ठ लोग बैठे थे। वहाँ पर दुशासन चीरहरण कर रहा था, धृतराष्ट्र बैठे थे। उस धृतराष्ट्र के सरकार में ऐसा हुआ है। पंचायत चुनाव में आपने देखा नहीं है, कोरोना काल में गंगा में बहती लाशों को देखा गया, आपने देखा नहीं है। राय साहब एक चीज़ बताइएगा, इस समय पूर्वांचल के पूरे दौरे पर हैं अमित शाह, आजमगढ़ जा रहे हैं, मऊ जा रहे हैं, इन सब क्षेत्रों में जा रहे हैं, और खासकर उन जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर भाजपा पिछले चुनाव में हारी थी, 325 अगेंस्ट। अब इस समय क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर जाएगी। वसूली अभियान के तहत इनका कार्यक्रम शुरू हो गया। आज भी आप समाचार में देखे होंगे कि 40 लाख रुपया पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से मांगा गया है। जिलाधिकारी ने इस पर बयान दिया है, देखा है जहाँ गए हुए हैं अमित शाह की वही स्थिति होने वाली है कि अभी देखिए दर दर घूमेंगे ये। और किस आधार पर जो 325 मिला था, उस 25 को बचा के रखें ना। प्रदेश के मुखिया हैं ना अजय सिंह बिष्ट जी, प्रदेश के मुखिया हैं। गोरखपुर में 9 सीटों में से 8 सीटें भाजपा है। सदर को छोड़कर इस बार किसी सीट को निकालने का काम कर लें। जो एमएलसी जो हार गया अपने यहाँ, जो प्रधानमंत्री हमारे बनारस से हैं, अपने यहाँ एमएलसी नहीं जीता पाए, और मुख्यमंत्री वहाँ पर एमएलसी नहीं जीता पाए, उनसे आप अपेक्षा रख रहे हैं कि हम 400 पार कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, इस समय सपा ऐसा दिख रहा है कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पर लड़ने जा रही है भाजपा से। सपा का कहना भी यह है कि हर एक पार्टी से उनका संबंध हो सकता है, किसी से भी वो गठबंधन कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस, इसकी क्या दशा दिशा है, क्या उस तरफ जाने की है? जी, दशा और दिशा तो जग जाहिर है। इसमें हमारे समान विचारधारा के अखिलेश जी, अभी हम संगठन विस्तार पे चल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा समय अभी बचा हुआ है चुनाव के लिए, क्योंकि इस तरह से आप लोगों के माध्यम से भी सूचनाएं जा रही हैं, हमारे माध्यम से भी गई, और दीदी से उनके अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो विचारधारा की लड़ाई है, और इस हठी और कुकृत्यों से परिपूर्ण सरकार को हटाने के लिए तो मैं साथ में रहूँगा। इलेक्शन के दौरान क्या ममता बनर्जी इधर आ सकती हैं? इलेक्शन के दौरान क्या, अभी हाल ही में आने वाली है ममता बनर्जी। इलेक्शन के दौरान देखिए, अब सुन लीजिए, भाजपा के द्वारा
जो चुनावी माहौल क्रिएट किए जाते हैं, ममता बनर्जी जी का इतिहास पूरा देश जानता है कि जो वर्तमान में एक इवेंट के द्वारा पैदा हुआ नेता है, वो पैदा हुआ इवेंट के द्वारा नहीं है, ज़मीन से लड़कर निकली हुई नेत्री हैं वो, और जनता ने उनको जननेत्री बनाया है, न कि इवेंट ने, न कि मीडिया ने, न कि भस्मासुर जो बने घूम रही है सोशल मीडिया, उसकी उत्पत्ति जो किया है उससे वो बन गया नेता। तो ममता बनर्जी देश की नेता हैं, समझ रहे हैं, बंगाल की नहीं है। बंगाल बहुत ही बौद्धिक जगह है। 2022 का इलेक्शन, क्या परिणाम देख रहे हैं आप? बंगाल में खेला हुआ, यूपी से खदेड़ा 24 देश से बाहर होने वाला है। इस बार अगर गई भाजपा तो आयातित नेताओं की जो एक अच्छी टोली है, यह टोली कभी फिर संरक्षित नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2014 के बाद की ये नवीनीकरण वाली भाजपा है। अब देखिए बौखलाहट होता है। अब इस पर बताइए, मुद्दा विहीन चुनाव लड़े जाकर बंगाल में, एक प्रधानमंत्री जो कि देश के संवैधानिक पदों पे बैठा हुआ। नहीं, एक चीज़ मैं देखता हूँ, नेताओं में एक समस्या बहुत बड़ी है ना, कि जैसे ही भाजपा को जीतने की संभावना बनी तो तृणमूल छोड़ करके 40-40 नेता उधर चले गए। सुनिएगा, एक मिनट सुन लीजिएगा पूरी बात। जैसे ही तृणमूल वहाँ सरकार बना ली, वही नेता वापस चले गए। सेम उत्तर प्रदेश में हुआ, सेम उत्तराखंड में हुआ, पूरे देश में यही होता है। पहले वो भाजपा में जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, 2014-2019 का इतिहास पूरा सामने है, 2017 का इतिहास पूरा सामने, अब फिर वापसी हो रही है। मतलब कहने का क्या है, ये तात्पर्य ये है मेरा कि भाई हमारे भारत में जो है राजनीति में न कोई आखिरी पार्टी होती है, न कोई आखिरी शब्द होता है। और रही बात अगर आप बंगाल, इसका मतलब देश का कोई भला नहीं होने वाला है। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन मार रहे हैं, पूरा जवाब दे ही रहा हूँ आपको। अगर आप कह रहे हैं कि बंगाल में तो 2019 चुनाव के बाद ही सब रिजेक्टेड पीस थे, वो ममता जी ने पहले ही बोल दिया था। फिर वापसी क्यों कर बैठे? उन लोगों की वापसी ही नहीं हो रही जो रिजेक्टेड पीस रहे हैं, जो वहाँ पे एक्सपायरी डेटेड हो चुके थे। जो जनता के भी, आपको याद होगा 2019 चुनाव के बाद वहाँ पे माफी ना यात्रा निकाला गया था विधायकों के द्वारा। उन्हीं विधायकों को जिनको के हटाने की बात हुई थी, उन्हीं के बल पे डंका प्रसाद जी वहाँ बंगाल में जाकर चिल्लाते थे कि दीदी 45 विधायक मैं ले लूँगा, चुनाव तक दीदी अकेली रह जाएंगी। लीजिए, यह क्या है भैया? कभी क्या बोलते थे लोग कि हम वहाँ पे गढ़ लूट लेंगे, किला लूट लेंगे। अरे कोई राजनेता गढ़ और किला लूटने की बात करते हो तो डकैतों की भाषा होती है किला और गढ़ लूटने का। हम राजनेता हैं, हम नेता हैं, जनता के बीच में जाकर जनता से जन सरोकार वाले मामलों को उठाना हमारा नैतिक कर्तव्य, अधिकार और दायित्व होता है। इससे हम विमुख होकर अगर पर्सनल राजनीति लेकर आएँ तो अभी बहुत काम बाकी है। आखिरी लाइन, क्या है भविष्य तृणमूल का उत्तर प्रदेश में? भविष्य बहुत बेहतरीन है तृणमूल का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम ढोंग के बल पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। उदाहरण आपको मैं दे देता हूं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ भूलने की जो एक कला बहुत बेहतरीन होती है। कंपैरिजन अगर किया जाता है इवेंट वाले नेता के तौर पे और ज़मीन से जुड़ी हुई नेत्री के लिए, जब मोदी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, भाजपा का पोजीशन आपने देखा लगभग शायद 170 सीटों लेकर आई थी गुजरात में। दूसरी बार जब बनते हैं मोदी जी का कद बढ़ता है, लेकिन सीट आती है 116। तीसरी बार जो मोदी जी बनते हैं इनका कद बहुत बड़ा होता है, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे सीट आता है 116। लेकिन जब ये इंटरनेशनल स्तर के हो गए थे नेता, अभी नहीं कि गुजरात में भाजपा संगठन कितना घटता है, 99 जोड़ तोड़ करके सरकार बनी। अब ममता जी पे आइए, पहली बार जब हम सरकार बनाते हैं 184 293 में, दूसरी बार आते हैं 211, तीसरी बार हम आते हैं 213। तो अब बताइए ना, तुलना अगर करिए, वर्तमान से तुलना नहीं किया जाता है, पीछे से किया जाता है। तब पास्ट में जाके तुलना करिए योजनाओं पे। आज मैं आपके मंच से बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, देश में केंद्र की सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कोई एक योजना बता दीजिए जो हमारे बंगाल में चलने वाली योजनाओं से बेहतर हो। दूसरा पॉइंट, या बंगाल के अंदर रहने वाला कोई एक व्यक्ति हो, बता दें इनके नेता जो कि हमारे किसी भी एक प्रकल्प का लाभ न ले रहा हो। हम तो डे वन से चल रहे हैं, हम संभावना में नहीं कहते हैं हम 200 पार 300 पार। ये कौन से भाई, तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? आप भविष्यवक्ता हो? आप भाई पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर नहीं हो। करो आप चाणक्य। कैसे चाणक्य हो गए? हर दाढ़ी बढ़ाने वाला ना रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता, और हर टकला जो है चाणक्य नहीं होता। तो इस पर देखा जाए, बहुत ज़्यादा भविष्य की संभावनाओं पर और विचार के हिसाब से ये रखते हुए नीरज राय जी ये कह रहे हैं कि टीएमसी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की कोशिश है, जद्दोजहद है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हरिकेश कुमार सिंह, राजपथ टीवी देखते रहिए बाकी खबरों के लिए। सबसे पहले भारत।